नमस्कार दोस्तों, brother, as usual, first of all I would like to say you thanks for subscribing my channel और आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। मैं आपके लिए हमेशा की तरह अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आता रहूँगा जो कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्टेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो आपके लिए कितने काम के हैं ये आपने देखना है। पर मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आज की एक फाइनेंशियल फील्ड में जो एक लेवल के ऊपर जो मुद्दे हैं, मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल तो उन्हीं मुद्दों को कवर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को जो फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्टेड हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड हैं, जो कुछ डीएसएस हो गए या कुछ एजेंसीज़ हो गई या कोई चैनल पार्टनर हो गए या खुद बैंकर हो गए या बड़े बिल्डर्स हो गए, कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, उनके सबके काम की है ये चीज़ें जो मैं आज का टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है ब्रदर कि थर्ड पार्टी कोलेटरल क्या है। आज की डेट में इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी कोलेटरल के नाम के ऊपर करोड़ों की ठगी की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो किस तरीके से ठगी करते हैं, एक्चुअल में जो जेन्युइन पार्टीज़ हैं वो कैसे मॉनेटरी लॉस उनको होता है, वो कैसे हरास होती हैं, कैसे उनका वक्त ख़राब होता है, इन मुद्दों के बारे में मैं सारे आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक डिसलाइक मैंने पहले भी बोला हुआ है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आते हैं ब्रदर मेन पॉइंट के ऊपर कि थर्ड पार्टी कोलेटरल एक्चुअल में क्या है। क्या थर्ड पार्टी कोलेटरल किसी की प्रॉपर्टी को हम एज इट इज़ ऐसे ही किसी के लिए भी लगा सकते हैं? लोग, बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ, यानी कि कुछ भी नहीं, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, उनको शायद नॉलेज हो ना हो, या वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या कुछ इंटेंशनली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में इस टॉपिक को लेते हुए कि मैं आपको थर्ड पार्टी कोलेटरल का अरेंजमेंट करके देता हूँ और मैं आपको फंडिंग करवा के दूंगा, लोग इसमें अपना वक्त ख़राब करते करते हैं, लोग उसमें क्या है अपना पैसों का भी नुकसान करते हैं। आज मेरे मित्र हैं कोई जो दुबई में रहते हैं, उनके साथ में मेरा कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो ऐसे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि कैसे करके थर्ड पार्टी कोलेटरल के नाम के ऊपर करोड़ों की ठगी की जा रही है इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ अपना 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया सिर्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद में ही एजेंट को दे देते हैं या प्रॉपर्टी ओनर को दे देते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही, आप ये समझ लो कि ये रकम एक कुएं में फेंकने के बराबर है। मैं आपको लीगल टर्म्स इसकी बताऊंगा कि लीगल टर्म्स में एक्चुअली प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। आप दिस वे दैट वे, हुक क्रुक, इसको साइड पे कर दीजिए। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप थर्ड पार्टी कोलेटरल को, यानी कि एक एक्स पार्टी है जिसका कि ये एक्स प्रोफाइल है, एक्स कारपोरेट है, एक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके पास में कोई भी फंडर या लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस या बैंक उसको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास में उसको फंड्स इसलिए अरेंज नहीं कर सकते, वो बैंक इसलिए उनको नहीं देता कि उनके पास में एज ए सिक्योरिटी रखने के लिए बैंक के पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, या उनके पास में किसी प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट नहीं है जो कि वो बैंक में रख के फंड्स यूटिलाइज कर सके और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। अब आते हैं ब्रदर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बड़े तरीके से करूँगा, कोशिश करूँगा कि हर एक पॉइंट को मैं कवर करूँ, लीगल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स को मैं क्लियर करूं, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि थर्ड पार्टी कोलेटरल एक्चुअल में है क्या, ये भला क्या है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे यूटिलाइजेशन होता है, इसका रिजल्ट कैसे मिलता है, कैसे लॉस होता है, कैसे फ़ायदा होता है। अब मैं इसको आपको समझाने के लिए एक 4 एग्जाम्पल करके एक एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ब्रदर, मैं हर वीडियो में आपके लिए एक एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं कि आपको इस वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत, कम से कम ज़रूरत पड़े। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो को आप बार बार देखोगे या मेरा कोई वॉच टाइम बढ़ेगा या मेरे को कोई पब्लिसिटी होगी। मेरे को फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मेरी बताई हुई जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं वो आपकी नॉलेज में आ गए, आपके दिमाग में आ गए, आपको उसका जो ज्ञान है वो मिल गया, ताकि आप ना तो खुद खता खाओ, ना आगे अपने सर्कल में किसी को खता खाने दो।
ये बात नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है, बड़े अच्छे से हो सकता है, बशर्ते यू शुड, वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, एटलीस्ट यू शुड रन ऑन द राइट ट्रैक विद राइट पीपल। आपके पास में रास्ता सही है, लेकिन आप गलत बंदे के साथ में दौड़ रहे हो तो भी आप खता खाओगे। आप सही बंदे के साथ में दौड़ रहे हो, रास्ता गलत है, तो भी आप खता खाओगे। तो शुड रन ऑन द राइट ट्रैक विद राइट पीपल। आपके पास में अगर अच्छा कोई चीज़ है, अच्छा रास्ता है, आपको पता है मैं इस तरीके से कामयाब हो सकता है, तो कम से कम आप अच्छे प्रोफेशनल को पकड़ो। आप कभी भी लोग 2 पैसे बचाने के चक्कर में 20 पैसे का नुकसान करते हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में जो 420 करने वाले लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। बार बार आपको समझाने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप लीगल टर्म्स को समझो, ताकि लोगों का पैसा ना फंसे। ये वीडियोस क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमारे पास में रोज़ के केसेस आते हैं कि सनी भाई मेरा ये पैसा फंस गया, वो मेरा 10 लाख ले गया, वो 20 लाख ले गया, उसने ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, ऑनर से मुलाकात करवाई थी, मेरा केस किसी वजह से नहीं हुआ, अब मेरा पैसा वहाँ पर फंस गया। वो फंसना ही था, आपका पैसा आपने लुटना ही था। क्यों? जब आप घोड़े के ऊपर बस लगाम थाम के दौड़ाते जाओगे, रास्ता नहीं देखोगे, कोई कुआं नहीं देखोगे, तो यही होगा आपके साथ में। तो आप इसकी बेहतरी, अपनी बेहतरी के लिए और अपने माइंड को पूरा बूस्ट करने के लिए कि फाइनेंशियल टर्म्स में जो थर्ड पार्टी कोलेटरल क्या है, अब इसको आगे आने वाली जितनी भी मैं बातें कहूँगा इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हो गए जो कि मेरा बताना ज़रूरी था, ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ब्रदर, एक एग्जांपल लेते हैं कि राम एक ऐसा पर्सन है जिसकी कि कोई XYZ कंपनी चल रही है। उसकी कंपनी का अच्छा टर्नओवर है, उसका विंटेज अच्छा है, यानी कि पिछले 3 साल से, 4 साल से या 10 साल से आप लीजिए, मतलब उसका अच्छा विंटेज है। वो कंपनी रन हो रही है, उसका सिबिल स्कोर बढ़िया है, उसका प्रोजेक्शन उसकी बढ़िया है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, जिसके लिए फॉर एग्जांपल उसे 10 करोड़ रुपए चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आप फिगर को आगे पीछे ऊपर नीचे वो होती रहती है। फॉर एग्जांपल उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब बैंक उसको ये कहता है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपया अनसिक्योर्ड नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको कोई भी आपकी CC करूँगा या OD करूँगा या आपको लोन दूंगा, तो मैं आप मेरे पास में इसकी एवज में, लोन की एवज में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी आप रखिए। अभी राम जी के पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी कंपनी बड़े अच्छे से रन हो रही है, उनका प्रोफाइल स्ट्रांग है, उनकी टर्नओवर स्ट्रांग है, उनका सिबिल स्ट्रांग है। अब वो एलिजिबल हैं कि उनको 10 करोड़ रुपया बैंक दे सकता है, बशर्ते ही शुड प्रोवाइड द कोलेट्रल सिक्योरिटी इन द शेप ऑफ प्रॉपर्टी टू द बैंक। ठीक है, इसी कंडीशन के ऊपर उसको पैसा मिलेगा। अब वो कहते हैं, वो मार्केट में अपने सर्कल में किसी से बात करता है, उसको कोई एजेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है सर ऐसा है मेरी किसी पार्टी के पास में, अब आते हैं ये राम थे, अब हम दूसरी पार्टी को क्रिएट करते हैं, वो है श्याम। राम ए पार्टी है, यानी कि फर्स्ट पार्टी राम है, जिसके प्रोफाइल के ऊपर लोन मिलेगा। अब नई दूसरी पार्टी क्रिएट हुई, उसका नाम है श्याम। अब श्याम और राम के बीच में एक मीडिया है, कोई भी XYZ पर्सन है, कोई एजेंट है। वो कहता है बोरोवर को, वो कहता है जो राम भाई साहब को ये कहता है कि भाई ऐसा है, आपको 10 करोड़ का लोन मिलता है, मेरे पास में कोई पार्टी है जिसके पास में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, लेकिन उसका प्रोफाइल 0 है, उसको पैसा नहीं कोई देता। और प्राइवेट में वो पैसा इसलिए नहीं लेना चाहता कि प्राइवेट का ब्याज ज़्यादा है, तो वो बैंक से लेना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में बोरोवर और प्रॉपर्टी ओनर, एक प्रोफाइल होल्डर और एक प्रॉपर्टी ओनर, इनके बीच में जो एजेंट है वो एक एसोसिएशन का काम करता है, एक बीच का मीडिया का काम करता है। वो कहता है कि ब्रदर ऐसा है, प्रॉपर्टी ओनर को कहता है कि भाई तेरे को पैसा चाहिए, तेरी प्रॉपर्टी 20 करोड़ की है, इसके ऊपर जो फंडिंग उठेगी वो 10 करोड़ की उठेगी, 50% ऑफ द वैल्यू एक बैंक देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है कि तेरे प्रोफाइल के ऊपर तो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि ना तो तुम काम करते हो और ना तुम्हारा कोई आगे कोई स्टार्टअप है या कोई प्रोजेक्शन है या कोई काम धंधा स्टार्ट करने जा रहे हो, और आपको चाहिए पैसा बैंक के रेट के ऊपर।
अब वो कहते हैं कि मेरे पास में मेरे कोई मित्र है, मीडिया ये बात कह रहा है उसको, जो बीच वाला एजेंट है वो बात कह रहा है प्रॉपर्टी ओनर को कि मेरे पास में एक पार्टी है जिसका प्रोफाइल स्ट्रांग है, उसके नाम के ऊपर बैंक लोन देने को तैयार है। आप एक काम करो, आप ये प्रॉपर्टी अपनी उनके लिए लगा दो। अब वो बंदा मान जाता है कि ठीक है भाई, लेकिन मुझे पैसा कितना मिलेगा। ये बोरोवर और प्रॉपर्टी ओनर दोनों बैठ के तय करते हैं कि भाई ये पैसा मैं कैसे बांटा जाएगा, कैसे कैसे इसकी रीपेमेंट होगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो पहले मुद्दे के ऊपर ही लेके आ रहा हूँ। वो एजेंट कहता है अगर वो 420 है तो वो क्या करेगा, अगर वो जेन्युइन है तो क्या करेगा। पहले मैं बताता हूँ कि वो 420 है तो वो क्या करेगा। वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसमें ठगी कैसे होती है, ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, नहीं तो खता खाने के चांसेस, अगर आप इसी फील्ड से कनेक्टेड हैं, आप पार्टी हैं या आप एजेंट हैं या कोई डीएसए हैं या कोई प्रोफाइल होल्डर हैं, आप ये समझ लीजिए, तब आपके लिए काम की चीज़ है। वो एजेंट क्या कहता है, जो बोरोवर है यानी कि राम भाई साहब हैं, वो कहता है भाई तुम्हें पैसा तो बैंक देने को तैयार है, मेरे पास में प्रॉपर्टी ओनर है, वो तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी लगा देगा। ऐसा है, मैं वो प्रॉपर्टी के आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ, आप अपने बैंक में चेक करवा लीजिए। वो प्रॉपर्टी ओनर से ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लेगा। पहले तो ओरिजिनल की वो वीडियो ले सकता है, या हो सकता है कि कोई कलर्ड ज़ेरॉक्स ले ले उनसे, अपनी राम को प्रूव करने के लिए कि भाई हाँ मेरे पास में ये पार्टी है, उनके पास ये पेपर है, आप अपने बैंक में दिखा लीजिए। अब राम को ये पेपर मिले तो राम ने अपनी जो राम का XYZ बैंक है जहाँ से उसने लोन लेना है, वो उस बैंक में वो पेपर सबमिट करेगा कि आप इन पेपर्स को चेक कीजिए, इसका लीगल चेक कीजिए, इसका टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालिए और इसकी वैल्यूएशन निकालिए कि क्या ये प्रॉपर्टी आपके पैनल के ऊपर एक्सेप्टेबल है मेरे केस के लिए। क्या मुझे इस प्रॉपर्टी की 20 करोड़ वैल्यू बताई जा रही है, क्या मुझे 10 करोड़ मिलेगा। अब बैंक क्या करेगा ब्रदर, बैंक ये बात करेगा कि भाई ठीक है, हम इसको प्रॉपर्टी को प्रोफाइल बैंक उसका अकाउंट है उस बैंक में, बैंक को उस पार्टी के प्रोफाइल का पूरा पता है। अब बैंक अपनी जो लीगल एजेंसी है उसमें वो पेपर भेज के उसको पेपर को चेक करवाएगा। ब्रदर देखो, वैल्यूएशन और लीगल चेक तो बैंक वहीं पे डिपार्टमेंट में बैठा बैठा कर लेगा। इसकी चेन करेक्ट है और ये प्रॉपर्टी श्याम के नाम के ऊपर स्टैंड करती है। इसका टाइटल सर्च रिपोर्ट ओके, श्याम इसका मालिक है। लीगल इसकी ओके कि भाई इसकी चेन जो है पुरानी श्याम के पास आई होगी, किसी राम सिंह से नाम से, किसी बलराम सिंह के नाम से, पहला ओनर वो होगा, दूसरा ये होगा, तीसरे श्याम भाई साहब हैं, तो चेन कंप्लीट है। यानी कि लीगल चेक हो गई उसकी और टाइटल चेक हो गया। आज की डेट में मालिक श्याम है। अब जो टेक्निकल है इसकी, वो वैल्यूएशन एजेंसी चेक करेगी उस प्रॉपर्टी के ऊपर विजिट करके, जिसमें कि वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलेगी आपकी। वो उस एड्रेस के ऊपर जाके वो चेक भी कर लेगा, भाई हाँ इसकी प्रॉपर्टी की 20 करोड़ वैल्यूएशन है। अब राम जो है वो उतावला हो जाएगा, भैया ये प्रॉपर्टी मेरे बैंक ने ओके कर दी है। वो एजेंट के पीछे लगेगा, भाई साहब मेरी मीटिंग करवाओ जल्दी से। अब एजेंट अगर 420 है तो वो क्या करेगा, भाई साहब ऐसा है मीटिंग तो मैं तब करवाऊंगा, पहले आप टोकन करो इसका 10 लाख 20 लाख 5 लाख कुछ भी XYZ। उसको पता होगा कि ये कितना दे सकता है, या उसने पहले से उसको सेट करके रखा होगा कि भाई साहब अगर प्रॉपर्टी के पेपर ओके आते हैं तो आपको पहले मुझे टोकन देना पड़ेगा, फिर मैं मीटिंग आपकी करवाता हूँ, क्योंकि ओनर तभी आएगा जब उसको टोकन दिया जाएगा। यही खेल शुरू होता है असली। अब राम को पता है कि यार मेरे को 10 करोड़ का लोन ओके हो रहा है, प्रॉपर्टी ओके हो गई, मेरा प्रोफाइल ओके है, बस 15 दिन में महीने में मेरा केस डिस्पर्स हो जाएगा। भैया अब किसी की प्रॉपर्टी लेनी है तो कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ही, और ये एडजस्टेबल है। अब वो पैसा दे देगा 5 लाख 10 लाख रुपए एजेंट को। एजेंट ने आगे प्रॉपर्टी ओनर के साथ में ये डिस्कस नहीं किया होता कि भाई जो रीपेमेंट है वो तेरे और बोरोवर के बीच में कैसे वो कंट्रीब्यूट होगी, और उसकी जो रीपेमेंट है कितने टाइम के अंदर होगी, और आपकी ये प्रॉपर्टी कितने टाइम तक बोरोवर के साथ में ब्लॉक रहेगी। जो बोरोवर है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपको उसकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर आना है, आपका सिबिल भी चेक होगा। अगर उसका सिबिल खराब होगा तो भी बैंक वो प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं करेगा।
ये टेक्निकल पॉइंट वो तब ये आगे फ्रंट के ऊपर लेके आएगा जब वो टोकन ले चुका होगा राम से। आप समझ गए मेरी बात को? ये असली खेल है। अगर आप बोरोर हैं, यानी कि आप राम की जगह के ऊपर आते हैं, तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको अपने दिमाग में रखिए। कभी जिंदगी में खता नहीं खाओगे थर्ड पार्टी कोलेट्रल के, अगर आप किसी का अरेंज करने जा रहे हैं। ब्रदर, आप सिर्फ अपने एजेंट से एक MOU साइन कर सकते हैं कि भाई मैं, अगर ये मेरी डील होती है तो मैं तुम्हें ये XYZ रकम दूंगा, नंबर 1। ठीक। दूसरी पे बात, आप कभी भी कोई भी पेमेंट मत दीजिए, ना एजेंट को ना ओनर को, क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत है तो ज़रूरत उनकी भी है। नंबर 3, अगर आपने पेमेंट देनी ही है तो एक लीगल स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर सारी टर्म्स को लिख के फिर 5-10 लाख रुपए या जो भी रकम आप समझते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, बड़ी छोटी, कोई 2 करोड़ की होगी, कोई 200 करोड़ की होगी, आप ओनर को दे सकते हैं। रिफंडेबल बेसिस के ऊपर ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि अगर मेरा लोन डिसबर्स होता है तो ये पेमेंट जो है, जो आपके साथ में मेरी रकम तय हुई है कि हमें अगर लोन 10 करोड़ उठा रहे हैं, हमने 5-5 करोड़ कंट्रीब्यूट करना है या 60-40 करना है या 30-70 करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही इसकी रीपेमेंट होगी। नंबर 1 कंडीशन, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक। वो ऑनर इसके ऊपर एग्री करता है तो टोकन दीजिए। नंबर 2 पॉइंट, आप प्रॉपर्टी ओनर के साथ में क्या, मैं ये प्रॉपर्टी ओनर के लिए भी यही बातें कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो धक्का होता है, ज़्यादातर जो चीटिंग होती है, वो बोरोवर पार्टी को ही चीटिंग का जो है पात्र बनना पड़ता है, क्योंकि उसको लालच आ जाता है कि प्रॉपर्टी मेरे को तो मिलती नहीं, ये अपनी कोलेट्रल मेरे लिए रखने को तैयार है, पार्टी इतना मेरे लिए कर रही है तो थोड़ी बहुत रकम मैं दूँ, और वही खेल हो जाता है उसके साथ में। अब दूसरा पॉइंट, आपने प्रॉपर्टी ओनर के साथ में क्या डिस्कस करना है कि भाई साहब मेरा 10 करोड़ का लोन होना है, इसमें 10 करोड़ में बैंक की प्रोसेसिंग फीस, उसके ऊपर GST हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस चार्जेस कटने हैं, या कोई भी और XYZ आपकी छोटी मोटी डिडक्शन है, वो डिडक्शन कट के मेरे को 9 करोड़ 70 लाख रुपए मिलता है, 9 करोड़ 60 लाख रुपए मिलता है, वट एवर अमाउंट हमारे अकाउंट में आती है, वो मैं फॉर एग्जाम्पल करके 50-50 लेके चल रहा हूँ। ठीक है। वो रकम हमारे और आपके बीच में 50-50 यूटिलाइज होगी। ये पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, कभी भी आप ये रॉन्ग कमिटमेंट पार्टी को मत कीजिए कि प्रॉपर्टी ओनर के साथ में ये चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि जो भी बैंक, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो NBFC आपको फंड करने जा रही है उस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, वो कभी भी आपको 1 शॉट में शायद पैसा ना दे। अगर वो 1 शॉट में आपके अकाउंट को क्रेडिट कर भी दे, आप इमीडिएटली उसमें से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी ओनर को नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी ओनर को आप गलत स्टेटमेंट दोगे कि आप 50-50 कर लेंगे, 50-50 स्लोली हो सकता है। ये भी एक वाजिब टर्म नहीं है, वैसे मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। इसमें होता क्या है, जो बिल्कुल जेन्युइनली इस चीज़ के साथ में डील करते हैं, अगर मैं इसका एक एक्सपर्ट हूँ तो मैं क्या कहूँगा, भाई आप मेरे बिज़नेस को पहले तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर एनालिसिस कर लीजिए, आप इसके बारे में थोड़ा सा अपना नॉलेज ले लीजिए, आपको मेरे बिज़नेस में ही आप पार्टनर बन के आ जाइए। क्यों? क्योंकि आप एक बात को समझिए, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास काम धंधा नहीं है, तभी तो उसको बैंक लोन नहीं दे रहा। वो अगर आपके साथ में काम धंधे के अंदर ऐड होता है एज ए डायरेक्टर, तो आप उसको बोलो ये पैसा हम अपने बिजनेस में ही लगाएंगे, इसमें से जो रिटर्न आएगी हम फ्रूट भी खाते जाएंगे और इकट्ठा इसी कंपनी से रीपेमेंट भी होती जाएगी। दोनों की अकाउंट के ऊपर प्रॉपर डायरेक्टर होंगे तो वॉच रहेगी। भाई कोई भी पैसा नाजायज़ खर्च नहीं होना चाहिए, कोई भी पैसा किसी भी तरीके की 420 अकाउंट के साथ में नहीं होनी चाहिए कि ए बंदा पैसा निकाल ले या बी निकाल ले, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये टर्म्स बड़ी ईजीली पेपर्स के ऊपर सेटल डाउन हो सकती है। आप कभी ये रॉन्ग कमिटमेंट मत कीजिए कि मेरे को बैंक अगर 10 करोड़ डिस्बर्स कर रहा है मैं 5 करोड़ आपको निकाल के दे दूंगा, ये आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो। वहाँ पे आप फिर क्लैश होगा आपका, आप डिस्टर्ब होंगे, लीगल्स में भी केस जा सकता है। तो ये कमिटमेंट आप नहीं मत कीजिए। नंबर 2 हो गया, ठीक है जी।
अब उसके बाद में सपोज करो आपने ये चीज़ पार्टी के साथ में, अगर प्रॉपर्टी ओनर है वो ये कहता है कि भाई मेरे को तो अपना कोई XYZ धंधा करना है, मेरे को तो उसके लिए पैसा चाहिए, मैं आपके बिजनेस में पार्टनर नहीं बनूंगा, आप अपना धंधा करो, 50% की इंस्टॉलमेंट आपने उतारनी है, 50% मेरी प्रॉपर्टी लगी हुई है, 50% की मैं उतारूंगा, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आपको उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है। फिर आप उसके साथ में ये चीज़ तय कर सकते हो कि ब्रदर मैं जो आपको पेमेंट 50% दूंगा, मैं वन शॉट में आपको 50% नहीं दे सकता किसी भी कीमत के ऊपर। रॉन्ग कमिटमेंट मत कीजिए, आप उसको 50% देना है। आप इन पार्ट्स में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के ही आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी पैसा वहाँ से निकालोगे क्योंकि वो पक्के का पैसा आया होगा आपको, वो पक्के के पैसे की आप ट्रांजैक्शन कहीं भी ट्रांसफ़र ही करोगे आप, तो वो ट्रांसफ़र आपने क्यों किया है, कल को ये क्वेश्चनिंग होगी आपको, ऑडिट में हो सकती है, आपको बैंक की कभी भी आपको बैंक वैसे ही इनकम टैक्स आपको क्वेश्चनिंग कर सकता है कि ये पेमेंट किस लिए गई है। तो आप छोटी छोटी पेमेंट्स में उसको 6 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ही डिस्बर्सल दे सकते हो। ये एक मुश्किल काम है लीगल टर्म्स में, करने वाले तो जो मर्जी हैंकी पैंकी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो लीगल टर्म्स की बता रहा हूँ। आप कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट मत कीजिए कि मैं आपको 50% निकाल के दे दूंगा। प्रॉपर्टी ओनर को, जो बोरोअर पार्टी है जिसका प्रोफाइल लगा हुआ है, वो कमिटमेंट ना करे। और अगर 50% बोरोअर प्रोफाइल वाला प्रॉपर्टी ओनर को कहता है कि मैं तेरे को जब केस डिस्पर्स होगा मैं 50% दूंगा, तो फिर आप वक्त लीजिए। वो पैसा आपने उसको XYZ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, 10 करोड़ आया, 10 करोड़ में सपोज करो 50 लाख रुपए आपका ये चार्जेस वार्जेस में निकल गया। आपने वो जो एजेंट होगा आपका उसको भी कमीशन देनी होगी, फॉर एग्जांपल 9 करोड़ बचता है आपका। आपने 4.5 करोड़ रुपया आपने प्रॉपर्टी ओनर को देना, 4.5 करोड़ रुपया आपने खुद यूटिलाइज करना है। 4.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट आपने देनी है, 4.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी ओनर ने देनी है। तो आप प्रॉपर्टी ओनर को आप ये कहिए कि भाई मैं आपको इमीडिएट पैसा नहीं दे सकता, मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा। फिर आप, एक मोटा पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपके अकाउंट में ब्रदर जितना पैसा रहेगा, आप उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, वो आपका लुकआउट होना चाहिए। प्रॉपर्टी ओनर उतने की ही इंस्टॉलमेंट बियर करेगा जितना पैसा आप उसको निकाल के जैसे जैसे दे रहे हो वैसे वैसे वो EMI का शेयर करेगा। आपने 4.5 करोड़ देना है, उसको निकाल के दिया अभी 1 करोड़, आप 4.5 करोड़ की 50% की EMI नहीं ले सकते, फिर आप उसी प्रपोर्शन में उससे EMI लोगे, फिर आपको 1 करोड़ और निकाल के दोगे, फिर आपकी नेक्स्ट EMI वो तब स्टार्ट करेगा। असूल ये कहता है। इसलिए मैं आपको ये बात गाइड करता हूं, सुजेस्ट करता हूं और इंटेलेक्चुअली सुजेस्ट करता हूं आपको कि आप उसके साथ में उस प्रॉपर्टी ओनर को अपने धंधे में ही इंक्लूड कीजिए, वो पैसा वहाँ पे यूटिलाइज करके उसकी EMIs उसी धंधे में से निकाल के उसको दीजिए। आफ्टर ऑल ब्रदर, आप पैसा लगा रहे हो तो पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहे हो, कुछ प्रॉफिट होता होगा तभी पैसा लिया जा रहा है, तभी बैंक की रीपेमेंट होगी। प्रॉपर्टी ओनर का भी उससे फ़ायदा है, क्या पता आपकी इंस्टॉलमेंट प्रॉफिट से निकलती रहे और मूल आपकी एसेट बन जाए कल को। समझे बात को? आपको प्रायोरिटी इस चीज़ को देनी चाहिए। मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट्स है, मैं इन शॉर्ट में आपको नहीं समझा सकता हूँ। अगर बीच में से कट करूँगा वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के, बीच वाली जो असली नॉलेज है वो आपको मिल नहीं पाएगी। एक वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है, आपको एक अच्छी नॉलेज देना, एक टेक्निकल नॉलेज देना, वो मेरा पूरा नहीं होगा, उससे मेरे को तसल्ली नहीं मिलती है। तो ये इस तरीके से ही आपको थर्ड पार्टी कोलेट्रल का यूटिलाइज करना चाहिए। इसका नाम थर्ड पार्टी कोलेट्रल है। एक्चुअली ये जो नाम है ये बैंकिंग टर्म्स के अंदर नहीं है, ये एक एजेंट्स, ये एक मार्केटिंग टर्म्स के अंदर आता है। क्योंकि मेरे को पता है यार राम ने लोन लेना, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी है, तो इसका नाम थर्ड पार्टी कोलेट्रल पड़ गया। किसी भी बैंकिंग टर्म्स के अंदर there is nothing is mentioned over there as a third party collateral security। वो एक कंपनी की एसेट हो जाती है जब बैंक के पास मूव करती है वो प्रॉपर्टी। मैंने उससे अरेंज कर ली, जब मेरे से वो प्रॉपर्टी बैंक को पास ऑन हुई एज ए कोलेट्रल, तब वो मेरी कंपनी की एसेट बन के वहाँ पे हुई है कि ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, ये इसके डायरेक्टर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है।
तो वो हमारी प्रॉपर्टी बनी, वो थर्ड पार्टी कोलेटरल नहीं रह गई फिर। तो आप लोग उसमें धोखा खाते हो, वो धोखा मत खाइए एजेंट्स लोग, फिर आप बाद में आप पछताते हो। 100 में से 90 लोग इसमें वक्त ख़राब करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कभी 5 स्टार होटल में, कभी इधर कभी उधर, कभी उसको मिल कभी इसको मिल, और रिजल्ट मिलता है ज़ीरो। आप तजुर्बा ले लेना, मेरी वीडियो को देख लेना। अगर कोई बंदा कहे कि भाई मैंने थर्ड पार्टी कोलेटरल का अरेंजमेंट किया, मेरे को एक्स बंदे ने मेरे को प्रॉपर्टी दी और मैंने फंडिंग ले ली और ईजीली ले ली, एक इंसान 100 में से एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हमें 30-30 साल हो गए हैं इस लाइन में। अपने आप को एक्सपर्ट कहता हूं मैं, प्लेयर कहता हूं मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं ना। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, बट आई एम हैविंग सच ए कॉन्फिडेंस दैट इस फील्ड का हमें पूरा ज्ञान है, इस फील्ड की 420 का हमें पूरा ज्ञान है। इस फील्ड में जो जेन्युइन तरीके से काम एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूशंस के लिए जाते हैं और उनका रिजल्ट भी मिलता है, उसका भी हमें पता है। प्राइवेट लेंडर क्या करता है, बैंकर क्या करता है, एनबीएफसी क्या करती है, कैसे काम करती है, मार्केट में कितनी 420 होती है, कैसे सही काम होता है, इन सब का मुझे पता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया लिए बगैर मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा, और तब तक बताऊंगा आपको जब तक आपके दिमाग के खाने में वो चीज़ ना घुसे, ताकि आप मेरे साथ में, आपको शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुल के मेरे से आप पूछिए, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा फ़ोन करने के लिए और आपको वक्त दूंगा जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं अपनी एनर्जी किस लिए लगा रहा हूं ब्रदर, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए यूट्यूब से नहीं लगा रहा मैं। मेरे को कोई किसी से पैसा नहीं मिल रहा, ना मेरे को किसी से पैसा चाहिए, ना मेरे को कोई एज ए कंसल्टेंट मेरे को उसमें इन्वॉल्व करे कि मेरे को कमाई होनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान है, आप ज्ञान लो। आपको प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो, मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। वर्बली बताने का कहीं पे मैं अगर ऑफिशियली इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे से आप जो मर्जी चीज़ चाहे पूछिए। तो ये लीगल में थर्ड पार्टी कोलेटरल का ये असली मतलब होता है। आप कभी भी अपना पैसा मत गवाइए। आपने किसी भी एजेंट को दे दिया, और अगर आपने प्रॉपर्टी ऑनर को भी दे दिया, मैं ये भी आपको चीज़ क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑनर्स सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को इसीलिए रख के बैठे हुए हैं कि लोगों के टोकन खा सकें, बयाने खा सकें। एक्चुअल में उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बेचनी होती या नहीं लगानी होती। लास्ट में किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर उन्होंने डिसएग्री होना है और आपका पैसा वहां पे फंस जाएगा। बोरोर पार्टी कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर कोशिश करे कि प्रॉपर्टी ओनर को पैसा ना दे। आपको पैसे की जरूरत है तो जो अपनी प्रॉपर्टी आपके लिए लगा रहा है उसको पैसों की जरूरत नहीं होगी, तो फिर आप उसको स्टेट में कहो कि भाई महीने बाद भी तो पैसे आने हैं, तो अभी मैं तेरे को क्यों दूं। जरूरत तेरी भी, जरूरत मेरी भी, मेरी इस तरीके की जरूरत, तेरी उस तरीके की जरूरत, तो हम दोनों एक दूसरे की जरूरत के लिए दोनों आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल 1 रुपया खर्च मत कीजिए। अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है कि आपने प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट भी कर लिया, अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है कि ये मेरे को इतना एडवांस दे दो, मैं बैंक से आपका काम करवा दूंगा, लोगों ने ये धंधा बनाया हुआ है, वो आपकी बैंक में मीटिंग भी करवा देंगे, किसी भी मैनेजर से मीटिंग करवा देंगे। मीटिंग करवाने के बाद में इमीडिएटली आपसे चार्ज कर लेंगे, भैया मीटिंग करवा दी, काम हो जाएगा। उनके साथ में मैं किसी को ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ मोटी मोटी बता रहा हूँ, पैसे को जब तक आपका पूरा कॉन्फिडेंस, आपका पूरा ट्रस्ट उस एजेंट के ऊपर, उस कंसल्टेंट के ऊपर, अपने किसी भी XYZ मीडिया के ऊपर नहीं है, आप पैसा खर्च मत कीजिए। और रिटर्न में कीजिए, अगर कोई पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रिटर्न में कीजिए। लोग ये कहते हैं भैया मैंने तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, रिटर्न में क्या करना। मैं आपको बता दूं, आप अकाउंट में ट्रांसफ़र किया पैसा भी चैलेंज नहीं कर सकते हो जब तक आपको ये ना आपने पेपर के ऊपर मेंशन किया हो कि आपने इसको पैसा दिया किस लिए है। ठीक है ब्रदर, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया और आपका दिन शुभ हो।